नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कुरुक्षेत्र की धरती से गरजे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। नई अनाज मंडी में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा जसपा गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार हरियाणा में कभी नहीं आई। गठबंधन सरकार से आज हर वर्ग परेशान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि GT रोड से बनी इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। इस पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने दोनों हाथ उठाकर साथ देने का भरोसा दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, हरमोंदर सिंह चड्डा, विधायक मेवा सिंह आदि मौजूद रहे। मंच का संचालन पूर्व मंत्री एवं विधायक गीता बुक्कल ने किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सड़कों की खराब हालत बताते हुए कहा कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। आज हर वर्ग हरियाणा की बीजेपी JJP सरकार से विमुख दिखाई दे रहा है। आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व महंगाई के मुद्दे पर नंबर 1 बना हुआ है। वहीं 4 साल से यहाँ पर सेना में कोई भर्ती नहीं हो रही है। देश बचाने के लिए हम सभी को संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल है तो मास्टर नहीं है, दफ्तर में कर्मचारी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, अस्पताल है तो बिल्डिंग नहीं है, कुछ मांगो तो सरकार कहती है कि खजाना नहीं है। PM आवास योजना से वंचित रहे लोगों के लिए अंतिम मौका, जल्द उठाएं योजना का लाभ। जींद नगरायुक्त गायत्री मेजर अहलावत ने बताया कि नगर परिषद नगरपालिका जींद, नरवाना, उचाना, सफीदो और जुलाना सीमा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निदेशालय से कुल 5226 आवेदनों को लाभ देने के लिए स्वीकृति DPR प्राप्त हुई है, जिसमें से 3317 को LOI जारी कर दिया गया है। शेष बचे आवेदनों की सूची जिला जींद के सभी नगर परिषद नगरपालिका के नोटिस पर चस्पा कर दी गई है। नगरायुक्त मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि बचे हुए इन लाभार्थियों को अंतिम मौका दिया गया है। इस 17 मार्च तक किसी भी कार्य दिवस में स्कीम से संबंधित दस्तावेज अपने नगर परिषद नगरपालिका में प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक नहीं है तथा आपका नाम लापता सूची में डालते हुए DPR सूची से हटवा दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीम ने CBLU भिवानी का किया दौरा, कही बड़ी बात। किसी भी राज्य की लोक संस्कृति एवं परंपरा उसकी असली पहचान और उसकी असली विरासत होती है। अपनी लोक संस्कृति एवं परंपराओं को जीवित रखने में युवाओं को अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। ये विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरीक्षण टीम के अध्यक्ष एवं श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा गुजरात के कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग के विद्यार्थी कलाकारों द्वारा हरियाणवी लोकगीत एवं हरियाणवी संस्कृति पर दी गई विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने हम सबका मन मोह लिया है। यह बेहतर प्रस्तुतियां हरियाणा के रिच कल्चर को दर्शाती हैं। हर राज्य की अपनी कला, लोक संस्कृति एवं परंपरा होती है जो अपने आप में अनोखी होती है, जिस पर हम सबको गौरव करना चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण टीम के सभी सदस्यों का हरियाणवी पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12B की मान्यता को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में निरीक्षण टीम को निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। रोडवेज कर्मियों ने किया CM आवास का घेराव, बोले 7 साल में एक भी नई बस नहीं खरीदी। विभाग के निजीकरण पर तुली हुई है सरकार। 28 व 29 मार्च को प्रदेश भर में करेंगे चक्का जाम। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश भर के हजारों रोडवेज कर्मचारी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के घेराव व प्रदर्शन के लिए करनाल कर्ण पार्क में इकट्ठा हुए। कर्मचारियों ने गगनभेदी नारों के साथ मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की ओर कूच किया। निजीकरण के खिलाफ, पुरानी पेंशन बहाली व बार बार मानी गई मांगों को लागू नहीं करने से गुस्साए रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि जब प्रदेश की जनता व कर्मचारियों की निजीकरण की मांग नहीं है तो हरियाणा रोडवेज का निजीकरण क्यों किया जा रहा है। मोर्चा नेताओं ने एक आवाज में कहा कि विभाग में ABC श्रेणी के नाम पर अंतरराज्यीय रूटों पर 20%, अंतर जिला रूटों पर 50% एवं लोकल रूटों पर प्राइवेट बसें चलाने की योजना, किलोमीटर स्कीम व 2016-17 पॉलिसी रद्द कर विभाग के निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाने, विभाग में 10,000 सरकारी बसें शामिल करने, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सभी खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, परिचालक व लिपिक का वेतनमान 35,400 करने, 1992 से 2003 के मध्य लगे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने, इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारियों को 5,000 रुपए जोखिम भत्ता देने सहित अनेक लंबित मांगे लागू करने तक निर्णायक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, रोजगार के लिए 5000 वीटा बूथ आवंटित किए जाएंगे। हर हित रिटेल स्टोर में भी कोटा निर्धारित किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कारगर योजना तैयार की है, जिसमें अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में खोले जाने वाले वीटा दूध के 50,000 एजेंसियों में से दिव्यांगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश में 5000 वीटा बूथ 5 मिल्क प्लांटों के माध्यम से दिव्यांगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के 22 जिलों में 20,000 हरित रिटेल स्टोर में भी रोजगार देने के लिए दिव्यांगों का कोटा निर्धारित किया गया है। इससे प्रदेश के 70% से अधिक दिव्यांगता वाले करीब 1.5 लाख दिव्यांगजनों के परिवार में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि वीटा दूध बूथ के लिए दिव्यांगजन को 5,000 रुपए धरोहर राशि जमा करवानी होगी और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश पहला राज्य है जो आरक्षण देकर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 70% दिव्यांगता व 3 लाख रुपए तक की आय वाले दिव्यांगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क यानी फ्री इलाज के लिए भी पंजीकृत करके उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़ेगी तीर्थ नगरी पिहोवा। सरकार ने दी पटियाला से यमुनानगर तक 4 लेन सड़क की सौगात। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी पिहोवा तथा विश्व के कोने कोने से पिहोवा की पवित्र धरा पर आने वाले लाखों लोगों को भाजपा सरकार ने पटियाला से यमुनानगर तक 4 लेन सड़क प्रोजेक्ट की एक अनोखी सौगात देने का काम किया है। इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखा गया था और मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी मोहर लगा दी है। अहम पहलू यह है कि इस प्रोजेक्ट पर शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सालों से पिहोवा व दूर दराज से तीर्थ नगरी में आने वाले लोगों की मांग थी कि पंजाब व उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन किया जाए ताकि पंजाब व हरिद्वार को जाने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सड़क सुविधा मिल सके। इस प्रोजेक्ट के बनने से पिहोवा, पंजाब व उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। इन ट्रेनों में अजीब स्थिति, एक तरफ से अनारक्षित टिकट की सुविधा तो दूसरी तरफ से एडवांस बुकिंग करवानी होगी। रेलवे ने महेंद्रगढ़ स्टेशन से गुजरने वाली 11 ट्रेनों में अनारक्षित टिकट की सुविधा शुरू कर दी है। अब यहाँ के यात्री स्टेशन पर जाकर सीधे काउंटर से करंट टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। लेकिन एडवांस बुकिंग का झंझट अब भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रेलवे ने महज एक तरफ ही अनारक्षित की सुविधा दी है, जबकि दिल्ली से वापस आते वक्त इन्हीं ट्रेनों में यात्रा करने से पहले यात्रियों को एडवांस बुकिंग करवानी होगी। इसको लेकर रेल यात्री संघ ने नाराजगी भी व्यक्त की है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन ने महेंद्रगढ़ दिल्ली रेल लाइन पर चलने वाली लगभग 11 गाड़ियों को अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की सुविधा दे दी है, जबकि दिल्ली से महेंद्रगढ़ आने वाली गाड़ियों में अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। दिल्ली जाने वाली यात्री अब महेंद्रगढ़ स्टेशन पर काउंटर से साधारण टिकट लेकर यात्री गाड़ियों की अनारक्षित बोगियों में यात्रा कर सकते हैं। फूलों की खेती कर आर्थिक स्थिति मजबूत करें किसान, सरकार दे रही है अनुदान। पारंपरिक खेती छोड़कर फूलों की फसल की पैदावार करके किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। फूलों की खेती करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 6,400 रुपए दिए जाने की योजना है। यह दावा जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर कृष्ण सोलंकी ने जताया कि जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग द्वारा कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गई है, जिनमें फूलों व सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 6400 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाकर पारंपरिक खेती छोड़कर फूलों की खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान इस योजना के तहत देसी गुलाब, नींबू घास, तुलसी, खसखस व मेथा समेत अन्य खुशबूदार पौधों की खेती करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि यदि कोई किसान गेंदे की खेती करता है तो उसे भी 6,400 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि उक्त योजना के अलावा किसान अमरूद, नींबू वर्गीय पौधों को बागवानी कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस तरह के पौधे की बागवानी करने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में पहले साल अधिकतम 6,198 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो वहीं दूसरे साल पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तब 2,066 रुपए की राशि तथा तीसरे साल इतनी ही राशि यानी 2,066 रुपए किसान को प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध करवाई जाती है। खाटू श्याम के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, मेले में आने जाने के लिए स्पेशल रेलगाड़ियां तो वहीं रोडवेज बस भी शुरू। खाटू श्याम मेले में लोगों के क्रेज को देखते हुए रेल मंत्रालय एवं हरियाणा राज्य परिवहन निगम आगे आ गए हैं। नारनौल रेलवे ट्रैक से जहां 3 ट्रेन पहले ही चलाई जा रही थी, वहीं अब वाया नारनौल होकर जयपुर जींद के बीच भी ट्रेन चलाई गई है। ट्रेनों के अलावा हरियाणा राज्य परिवहन ने रोडवेज बसों की सेवा भी शुरू कर दी है। ट्रेन एवं बसें दोनों ही 15 मार्च तक चलेंगी। उल्लेखनीय है कि रिंगस के समीप खाटू धाम में हर साल फाल्गुन मास में भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु
बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 09711 जयपुर जींद मेला स्पेशल रेल सेवा 12 मार्च से 15 मार्च तक 4 ट्रिप जयपुर से सुबह 6:45 पर रवाना होकर प्रातः 10:18 पर नारनौल व दोपहर 2:25 पर जींद पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09712 मेला स्पेशल रेल सेवा 12 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक 4 ट्रिप में यानी जींद से दोपहर बाद 3:25 पर रवाना होकर शाम 6:39 पर नारनौल व रात्रि 10:30 पर जयपुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का ठहराव की बात करें तो ढहरका बालाजी, निंदड़, बेनाड, चौमू, शामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्रीमाधोपुर, कांवट, नीम का थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक व जुलाना में रहेगा। श्री खाटू श्याम मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए नारनौल डिपो से विशेष बसों का संचालन शुरू किया गया है। यह बसें नारनौल से चलकर निजामपुर, सालोदड़ा, पाटन, नीम का थाना से होते हुए खाटू श्याम बाबा को जाएंगी और इसी मार्ग से वापसी आएंगी। कांग्रेस को किसी भी समय बाय बाय कर सकते हैं कुलदीप बिश्नोई, सभी क्षेत्रों में जानेंगे कार्यकर्ताओं की राय। कांग्रेस राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई किसी भी समय कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर दामन छोड़ सकते हैं। हजका से कांग्रेस वापसी के बाद वे सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संगठन के प्रति वफादारी रखने के बाद भी उन्हें नेताओं से बड़े धोखे मिल रहे हैं। कांग्रेस में चल रही इस प्रकार की असामान्य स्थिति का दर्द शनिवार को कलायत विधानसभा के गाँव बाता में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में छलका। राज्य के 17 जिलों का दौरा कर चुके समन्वय समिति पदाधिकारियों की भाव भंगिमा कलायत की धरती पर पूरी तरह बदली दिखी। कांग्रेस में बिश्नोई के वजूद का गुणगान करने वाले कार्यकर्ता पार्टी से रूठे नजर आए। मल्होत्रा ने कांग्रेस के कई नेताओं के नाम लिए बिना बड़े राजनीतिक हमले किए। उन्होंने कहा कि जो हश्र पंजाब में कांग्रेस का हुआ, उससे साफ हो चुका है कि पार्टी को अब ड्राइंग रूम की राजनीति छोड़कर धरातल से जुड़े नेताओं की पहचान करनी होगी। वहाँ मौजूद समिति ने बिश्नोई को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। इस पर विनोद निर्मल की अगुवाई में कलायत विधानसभा के गाँव से आए कार्यकर्ताओं ने अपनी सहमति की मोहर लगाई। प्रांतीय समन्वय समिति अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार को लाने में बिश्नोई का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के चेहरे पर कांग्रेस में हरियाणा में चुनाव लड़ा गया, इससे कांग्रेस को बहुमत मिला। पार्टी गलती कर बैठी, यही कारण रहा कि कांग्रेस को पुनः कुलदीप बिश्नोई को अपनाना पड़ा। लेकिन जिस सम्मान की वे पार्टी में हकदार रहे वह उन्हें नहीं मिला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में वे बिश्नोई का चेहरा प्रस्तुत करने की कवायद में लगे हैं। हरियाणा विधानसभा में गूंजेगा अवैध खनन, किसानों को मुआवजा, यूरिया और स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा। 5 दिन के अवकाश के बाद सोमवार यानी आज फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल में अवैध खनन, किसानों का मुआवजा, यूरिया की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई तीखे सवाल इकट्ठे कर रखे हैं, जिन पर टकराव होना तय है। शून्यकाल के बाद मनोहर बजट पर चर्चा शुरू होगी। इस दौरान बजट के विश्लेषण के लिए गठित सभी 8 समितियां सदन पटल पर अपनी रिपोर्ट रखेंगी, जिनमें विभिन्न मदों में बदलाव की सिफारिशें की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 मार्च को वित्त मंत्री के नाते वार्षिक बजट पेश किया था। सोमवार को दोपहर 2 बजे से बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद बजट 1 घंटे का शून्यकाल भी संभव है। कई मुद्दों पर विपक्षी दलों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए हुए हैं। 14 से 16 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद 17 व 18 मार्च को होली के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। 19 मार्च को शनिवार व 20 को रविवार होने से छुट्टी रहेगी। 21 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पर उठाए गए सवालों के जवाब देंगे और बजट पास करवाया जाएगा। फौजियों के लिए खुशखबरी, एक ही छत के नीचे मिलेगी मेडिकल, पेंशन व कैंटीन की सुविधा। हरियाणा में यहां बनेगा सैनिक सदन। अब हरियाणा में फौजियों को एक ही छत के नीचे मिलेगी मेडिकल, पेंशन व कैंटीन की सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने गुरुग्राम में सैनिक सदन बनाने का आश्वासन दिया है। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम के पदाधिकारियों के साथ पर्यावरण संरक्षण विभाग, भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग मंत्री ओम प्रकाश यादव से स्वतंत्रता सेनानी, शहीद एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण विषय को लेकर मुलाकात की। इस दौरान गुरुग्राम सैनिक सदन यानी फौजी भवन बनाने की मांग मंत्री के समक्ष रखी गई। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार की ओर से इसके निर्माण की जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। नवीन गोयल ने कहा कि गुरुग्राम समेत दक्षिण हरियाणा अहिरवाल में 50,000 से अधिक सैनिक परिवार रहते हैं। सैनिक परिवारों की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें सरकारी सुविधाएं लेने के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें बहुत परेशानी होती है। सरकारी स्कीम के तहत सैनिक सदन बनाया जाए, इसके लिए 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पहला स्थान सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी भवन के निकट है, तो दूसरा पुराने सेल टैक्स कार्यालय के पास है। इस सैनिक सदन में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के कार्यालय यानी जिला सैनिक बोर्ड, सैनिक रेस्ट हाउस, ECHC, पॉलीक्लिनिक, CSD कैंटीन व DPDO का ऑफिस आदि एक ही छत के नीचे होंगे, तो लोगों को सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल पाएगी।
21 या 22 मार्च को शपथ ग्रहण कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के साथ योगी की 1.5 घंटे चली मुलाकात। यूपी विधानसभा चुनाव में दोबारा बहुमत हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। रविवार को यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उन्हें यूपी में मिली जीत की बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी से मिले। यह योगी की यूपी जीत के बाद पहली मुलाकात थी। अब खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ होली के बाद यानी 20 या 21 मार्च को यूपी के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वहीं इस बार राज्य में 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने पर भी चर्चा हो रही है। भाजपा डिप्टी सीएम और मंत्रियों के नामों के लिए योग्यता, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को आधार बनाएगी। इस बार डिप्टी सीएम के रूप में स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चर्चा है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर पड़ते ही गुजरात, राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है। आईएमडी ने गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया है। 12 व 14 मार्च को गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र और 15 व 16 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के लिए चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने आगे कहा है कि ओडिशा और बिहार के कई इलाकों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बना रहा। विभाग ने कहा है कि होली तक यहां तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन में राजस्थान में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। तेज धूप निकलेगी, इससे गर्मी और बढ़ेगी। उत्तर भारत में मार्च के तीसरे हफ्ते तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद प्रचंड गर्मी पड़ना तय है। सरकारी नौकरी अपडेट। केंद्रीय विद्यालय ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 16 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय विद्यालय ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे केंद्रीय विद्यालय देहरादून थाने की ऑफिशियल वेबसाइट afsthane.kvs.ac.in और देहरादून कैंट.kvs.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 मार्च है। केंद्रीय विद्यालय देहरादून में इंटरव्यू की तारीख 14, 15 और 16 मार्च है, जबकि केंद्रीय विद्यालय ठाणे में इंटरव्यू की तारीख 15 और 16 मार्च तय की गई है। इस भर्ती के लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, योग टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, डांस यानी म्यूजिक टीचर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंसल्टेंट, नर्स, डॉक्टर, डीईओ के पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।